यूक्रेन से 219 भारतीयों को एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी आगवानी की। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 219 छात्रों का पहला जत्था मुंबई लौटा, जिसके बाद छात्रों ने बताया कि कैसे युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। यूक्रेन से जो छात्र इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं वो एक कतार में, अभी अंदर की तरफ देखें तो एक कतार में खड़े हैं और कहीं ना कहीं एक एक करके उनके जो कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत टेस्ट किए जा रहे हैं। उन टेस्ट के बाद सीधे उन्हें रवाना किया जा रहा है। एक छात्रा भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आर्या चौहान है। आर्या, जो आप लोग वहाँ पे मौजूद थे जब वॉर की सिचुएशन हुई, आप लोग कहाँ पे थे, किस तरह से आपको इवैक्यूएट किया गया, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, अगर वो जर्नी बता पाए। मैं तो चंदवित्सी में थी और वो सेफ सिटी थी और उन्होंने हमला किया था तो मेन क्यू पे किया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे बंद कर दिए थे। तो एम्बेसी ने तुरंत ही कुछ तो एक्शन ले ली और हमें फॉर्म्स दे दिए इवैक्यूएशन के लिए और वहाँ से हमें इवैक्यूएट कर दिया। बॉर्डर सील होने के बाद आप लोगों को किस तरह के ये फॉर्म किस तरह के थे जो आप लोगों को मुहैया कराए गए? मतलब उसमें था कि आप किस स्टेट से हैं हो, क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए तो वो चाहिए होता और पासपोर्ट सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे। और उन्होंने रोमानिया के बॉर्डर से हमें रोमानिया में शिफ्ट कर दिया और वहाँ से हम एयरपोर्ट से आ गए यहाँ। और मेरे साथ लगभग 20,000 लोग थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें से थोड़े तो पहले ही जा चुके थे इंडिया और बाकी के सब थे वो उन्हें भी आज और कल इवैक्यूएट कर देंगे वो। अच्छा, मतलब धीरे धीरे करके एक स्लॉट में इवैक्यूएट किया है। यस। और 20,000 केवल भारतीय विद्यार्थी वहाँ पे थे कि बाकी अन्य देशों से भी आए हुए? इंडियंस थे। 20,000 सिर्फ इंडियंस। और मुंबई लौटे छात्रों ने बताया कि जो लोग पश्चिमी यूक्रेन में रहते हैं उन लोगों को भारत आने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां बमबारी की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यूक्रेन से लौटी हुई साक्षी शर्मा हमारे साथ है। साक्षी, एक चीज बताना, वहाँ पे हालात क्या है, किस तरह की स्थितियाँ थी जब आप लोग वहाँ से निकले और खासतौर पे भारत तक पहुँचने में, क्योंकि रोमानिया पहुँचना वहाँ से भारत के लिए जो है फ्लाइट में लैंड करना आसान काम नहीं था। आसान बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रह रहे थे तो वहाँ से रोमानिया का बॉर्डर काफी नजदीक है, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं आई। पर दिक्कत उनके लिए जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रह रहे हैं, काफी दिक्कत है। कैपिटल कीव में काफी कुछ हो रहा है, बट आई होप सारे इंडियन स्टूडेंट्स सब लोग वहाँ पर बेहतर रहें। लगातार जो है शेलिंग चालू है, उसके बाद एयर और पूरी यूक्रेन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके सर। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि वहाँ पर उस दौरान आपके साथ के और भी जो है भारत के जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, वो किस तरह से रेस्क्यू किए जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करना, रोमानिया का बॉर्डर भी पार करना आसान नहीं था, सड़कें भी पूरी तरह से जाम। जी सर, इसके लिए मैं इंडियन एम्बेसी ऑफ रोमानिया को थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने हमें ये पॉसिबल कराया सर। और यूक्रेन से लौटे प्रथमेश अग्रवाल ने वहां की खौफनाक स्थिति न्यूज 18 इंडिया को बताते हुए कहा कि वहां पर इस वक्त पुरुष नागरिकों को जंग के लिए मैदान में उतार दिया गया है। स्थिति बनी हुई थी, जस्ट बताएं। वहाँ हालत बड़े खराब चल रहे हैं, सारे मर्दों को लड़ने के लिए भेज दिया 18 से 60 वर्षों के। और हम लोगों ने देखा जब यूक्रेनियन जो मेल लोग थे वो लोग अपने फैमिली को बाय बोल के, एंड जो फीमेल्स थे सारे रोमानिया जा रहे थे। एंड उन लोगों को पता, उन लोगों के आंखों में जो आंसू देख के मैं इतना लाचार फील कर रहा हूँ ना। क्या वहाँ पे शेलिंग लगातार जारी थी? एयरक्राफ्ट से आप लोग जो क्रैश हो रहे थे उससे आप लोग कितने दूर पे थे? क्या बंकर्स में? नहीं, हम लोग बंकर में नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों का सिटी लकीली सेफ रहा। हमारे सिटी में कभी भी कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ लकीली, और हम लोग का सिटी रोमानिया से काफी करीब था। अच्छा, एक बात बताया, आपने बताया कि वहाँ पे जो लोग थे उन्हें सीधे बैटल फील्ड में उतार दिया गया है। हाँ, मतलब उनके जो मेल लोग थे, वो मेल लोगों को अलाउड नहीं है कंट्री छोड़ के जाना। और बाकी के जो फीमेल्स थे वो सारे रोमानिया जा रहे थे। और आप कैसे निकले, किन हालातों में निकले, कि जो जैसे परिवार बता रहा है कल से आप लगातार? हम लोगों ने ज़्यादा तकलीफें फेस नहीं की सच में, क्योंकि एम्बेसी ने हमेशा हमारा साथ दिया। और कभी भी हम लोगों को ऐसा खाने पीने के लिए कभी भी कुछ ऐसा ये स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। और हमें लगा नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग वापस आ सकते थे। फिलहाल जो प्रथमेश बता रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर जितने भी मेल्स हैं वो सब लोगों को बैटल फील्ड में भेज दिया गया है, जबकि फीमेल्स सीधे रोमानिया की तरफ पहुंच रही हैं और वहां से बाहर निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। सीधी सी बात है कि रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं। रूस से अकेले लड़ना यूक्रेन के बस की बात नहीं और इस जंग में फिलहाल वो अकेला दिख रहा है। लेकिन सीन बदल भी सकता है।
अगर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो उसके साथ खुलकर खड़े हो जाएं, मतलब अगर ये लोग जंग में यूक्रेन का साथ दें तो रूस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और तुर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं, और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देश भी हैं। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नाटो का हिस्सा हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर नाटो जंग में कूदा तो ये सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे, और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ये हुआ तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। तब नाटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले ही 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन नाटो के देशों की सेनाओं के सामने ये आंकड़ा बौना दिखता है। नाटो के पास 21,15,000 सैनिक हैं, मतलब रूस से दुगने से भी ज्यादा। वहीं रूस के पास 4,000 से ज्यादा विमान हैं, तो नाटो के विमानों की तादाद उससे 5 गुना से भी ज्यादा है। नाटो के पास करीब 21,000 विमानों का जखीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामले भी नाटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं, तो नाटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं। यानी नाटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन अब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक है। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज है, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज्यादा जहाज है। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी भी दी है। और यूक्रेन के खिरसोन में रूसी सैनिकों ने एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें सवार एक डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब रूस की तरफ से किए गए हवाई हमले में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में रूसी सेना के एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एम्बुलेंस आग की भयानक लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखा। इस हमले की वजह से एम्बुलेंस में सवार एक डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में वो घायल डॉक्टर खेत में बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहां मौजूद कुछ लोग उसकी मदद करते नजर आए। इसी तरह की एक तस्वीर खार्किव शहर से भी सामने आई। वहां एक मकान रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल की चपेट में आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें घर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि घर में रहने वाले लोग पहले ही अपने बच्चों के साथ बेसमेंट में चले गए थे, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही नहीं, रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के एक शहर में पानी की सप्लाई रोकने के लिए क्राइमिया के पास मौजूद एक बांध को बम से उड़ा दिया। और यूक्रेन में फंसे